मैं गौरव स्वागत करता हूं आप सबों का आपके चैनल AEPS पे। आज से पहले आपका S2 का यूनिट 1 और यूनिट 2 कंप्लीट है। जो लोग अब तक नहीं देखे हैं नीचे प्लेलिस्ट में लिंक डाल रखा है, आप जाकर देख सकते हैं। और प्लेलिस्ट में आपका हर कुछ है, मैंने बना ही दिया है। आपका 2019-21 करके मैंने आपका प्ले लिस्टिंग क्रिएट कर दिया। आप जाकर वहां पे सारी वीडियो को आराम से देख सकते हो। जैसा कि आपको पता है कि अपना S2 क्या है, संज्ञान, सीखना और बाल विकास। उसके अंदर में आज हम लोग का टॉपिक है इकाई 3। अपने इस टॉपिक पर आने से पहले मैं आपको रोज एक बात बताता हूं कि नोट्स पे मैं आपके काम कर रहा हूं। आपका नोट्स लास्ट वीक या फर्स्ट वीक में मिल जाएगा। धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए और नोट्स के ऊपर फोकस करने से अच्छा है कि आप अपने इस टॉपिक पे फोकस कीजिए। कल आपका सीटेट का आंसर की आया है, उसमें मैक्सिमम लोगों का मुझे मैसेज आया कि सर थोड़ा सा से हम रुक गए, थोड़ा सा चूक गए। तो देखिए ये सब प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है? ये सब प्रॉब्लम आ रहा है आपके डिलेड में नोट से रटने का और गाइड खरीद के एग्जाम में छाप कर आ जाने का। उसी का नतीजा है कि आपका नंबर वहां पे अच्छा नहीं बन पाया। ठीक, तो इस सब चीज को लेना है, लीजिए, मैं आपके लिए बना रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। पर इसको सेकेंडरी रखिए, प्राइमरी में क्या रखिए? सीखने को रखिए, समझने को रखिए। क्लियर है? शुरू करते हैं। अपना यूनिट 3 है सीखने के व्यवहारवादी एवं सूचना प्रसंस्करण सिद्धांतों की समझ। इसमें पहला टॉपिक अपना क्या है? व्यवहारवाद के दृष्टिकोण से सीखने का आशय। देखिए, व्यवहारवाद कहने का मतलब हो गया, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक होते हैं। उसमें क्या है कि उनका कहना है कि अपना जो सीखना देख रहे हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अधिगम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अधिगम बोलते हैं। अधिगम का मतलब हो गया अपना सीखना। देखिए, व्यवहारवाद के दृष्टिकोण से जो अपना सीखना वाला टर्म है, वो उनका कहना है कि जो मनुष्य है वो जीव से सीखे, जंतु से सीखे या कहीं से भी सीखे, अपने इस वातावरण से किसी भी प्रकार का ज्ञान को अर्जन करके अपने व्यवहार में, अपने पर्सनालिटी में, अपने व्यक्तित्व में किसी प्रकार का भी चेंजिंग ला रहा है। ठीक, या वो निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उससे मतलब नहीं है। तो क्या हुआ? वो कहीं ना कहीं सीख रहा है। जैसे कि मान लीजिए कि आप जिस समाज से बिलोंग करते हैं और आपका समाज जो है वो शिक्षित समाज है। ठीक, तो वहां का जो बच्चा होगा सो क्या होगा? शिक्षित निकलेगा। एक बच्चा है जो जिस समाज से बिलोंग करता है, वहां पे क्या है कि बोलने की जो शैली है रकार वाली है, रे कहां छे, इस तरह का है। तो बच्चा भी क्या है, बचपन से ही उसी प्रकार से बोलना सीखेगा। तो वातावरण के ऊपर में क्या है, पूरा फोकस है। क्लियर है अपना पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है अपना अनुक्रिया अनुबंध सिद्धांत, जो इसको कौन दिए थे? तो पावलोव साहब ने दिया था। इनका कहना था, देखिए ये जो थे सो रूस के मनोवैज्ञानिक थे। ठीक, और इनका कहना था कि इन्होंने सर्च किया, एक खोज किया और एक अपना सिद्धांत दिया। तो इनका जो प्रयोग था सो प्रयोग किस पे था? तो इन्होंने प्रयोग किया कुत्ता के ऊपर में। अब इसको समझिए आराम से, इसको आप आराम से लिख सकते हैं, इसको आपको रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये क्या किए? कुत्ता के ऊपर में खोज किए। कुत्ता को क्या किए कि आराम से जंजीर से बांध दिए अपने घर में किसी कोने में। ठीक, अब देखिए क्या कि कुत्ता को जैसे ही ये भोजन दिखा रहे थे, मांस का टुकड़ा दिखा रहे थे, तो कुत्ता के मुंह में क्या बन रहा था? लार बन रहा था। ठीक, तो उस लार को इन्होंने नापा कि कितने क्वांटिटी में लार बन रहा है। भोजन को दिखाए और लार को नापे, कितने क्वांटिटी में लार बन रहा है। उसके बाद ये क्या किए कि जब भी उस कुत्ते को भोजन देते थे तो एक घंटी बजाते थे। क्या करते थे? घंटी बजाते थे। तो जैसे ही घंटी बजता था ना, तो कुत्ता क्या करता था? अपना लार टपकाने लगता था। फिर उस लार को भी इन्होंने क्या किया? नापा। तो इन्होंने पाया कि दोनों कंडीशन में क्या है? लार का क्वांटिटी क्या है? सेम है, इक्वल है। तो इससे इनको समझ में आया, जब भी ये भोजन देने आते थे तो अपना घंटी को बजाते थे। तो कुत्ता के माइंड में क्या आ गया कि घंटी बजेगा तो क्या मिलेगा? मांस का टुकड़ा या उसको भोजन मिलेगा। तो कुत्ता इस क्रिया को समझ गया। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि आराम से घंटी को बजाते थे और कुत्ता अपना आराम से भोजन को प्राप्त करता था। तो कुत्ता के अंदर ये समझ विकसित हो गई कि जब घंटी बजेगी तभी मुझे क्या मिलेगा? भोजन मिलेगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अनुक्रिया अनुबंधन का सिद्धांत। देखिए, आपका जो पावलोव हो गया, स्किनर हो गया, जिम प्याजे हो गया, वागोस्की हो गया, बेंडूरा हो गया, ब्रूनर हो गया, इन सभी का मैं क्या करूंगा ना, पार्टिकुलर एक आपका है अच्छे से हर एक पे अलग अलग वीडियो बनाऊंगा और पूरे पॉइंट वाइज। जैसे कि इनका कुछ अलग सिद्धांत है, स्किनर का कुछ सिद्धांत, तो सारे सिद्धांत को हम लोग डील करेंगे ताकि आपका क्या हो, सीटेट में भी अच्छा नंबर हो और आपको इसकी भी तैयारी आपकी अच्छे से हो जाए। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको जो समझा रहा हूँ कहानी टाइप का,
ये आपके डीलेट के एग्जाम में लिखने के लिए सफिशियंट है, इसके बाहर आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो आपने समझ लिया अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत कि कुत्ता था, कुत्ता को जंजीर से बांध के घर के कोने में रखे हुए थे। पागल साहब ने क्या किया कि कुत्ते के लाड़ को पहले नापा कि उसका जो मांस का टुकड़ा दिखाए हैं तो क्या कितना क्वांटिटी में है। उसके बाद क्या किए कि वो घंटी बजाते थे, फिर मांस का टुकड़ा लाते थे। फिर उस कंडीशन में क्या देखे, एक दिन बिना मांस का टुकड़ा लाए हुए घंटी को बजा दिए तो कुत्ता फिर से लाड़ टपकाने लगा और दोनों को उन्होंने नापा, दोनों में क्या पाया, इक्वल पाया, सेम क्वांटिटी में उसका कुत्ते का लाड़ निकल रहा था। उससे कुत्ते के अंदर में एक समझ विकसित हुई कि जब मेरा मालिक घंटी बजाएगा तभी मुझे क्या मिलेगा, भोजन मिलेगा। ठीक, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत। आशा करता हूं कि आपको ये मेरी बात क्लियर होगी। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, जिसको किसने दिया था, तो स्किनर ने दिया था। स्किनर साहब ने क्या किया था कि एक चूहे और एक कबूतर के ऊपर में इन्होंने अपना प्रयोग किया था। एक क्या था, अपना बॉक्स था, एक बॉक्स इन्होंने बनाया और इसमें चूहे को इन्होंने बंद कर दिया। ये बॉक्स पूरा अंधेरा था, इसमें कोई भी रोशनी नहीं थी और इस चूहे क्या, और यहाँ पे अपना एक लीवर टाइप का इन्होंने बनाया और चूहे का इस प्रकार से क्या था, रास्ता था। तो चूहा जब इस पिंजरे के अंदर में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्किनर बॉक्स, स्किनर बॉक्स। तो चूहा जब इसमें चल के गया और जैसे ही इसको रास्ते में चलने के क्रम में एक इन्होंने क्या किया, लीवर रख दिया। लीवर मतलब एक स्विच था, उसके ऊपर जैसे ही चूहा अपना पैर रखता है तो क्या होता है कि पिंजरे के अंदर में एक रोशनी आती है और इस खाने के टोकरी, इस खाने के वो कटोरे में एक भोजन का दाना आता है। चूहा जाता है, उस भोजन को खा लेता है। तो एक दिन का काम खत्म हुआ, फिर से चूहा को भूख लगा, फिर चूहा इस रास्ते से गया, उसके ऊपर स्विच पे क्लिक हुआ, फिर उसको भोजन मिल गया। तो चूहा को ये समझ में आया कि जब हम इस स्विच को ही क्लिक करते हैं तो हमको क्या मिलता है, भोजन मिलता है। तो उस प्रक्रिया को वो बार बार क्या किया, दोहराने लगा। इसी तरह से सेम उन्होंने एक और जो कबूतर पे किया, तो कबूतर को एक पिंजरे में उन्होंने बंद कर दिया और एक कोने में जहां पे वो अपना चोंच मार सकता था उस प्रकार से उन्होंने इसके रास्ते में बना दिया। जैसे ही कबूतर का चोंच इस पे टकराता था तो यहाँ से भोजन निकलकर इसके सामने में एक दाना निकल के आता था। तो कबूतर भी इस क्रिया को बार बार दोहराया, तब जाकर उसको समझ में आया कि हमको भोजन का दाना तभी मिलेगा जब हम यहाँ पे क्या करेंगे, चोंच से टकराएंगे। क्लियर है? तो आपका स्किनर का भी कहानी खत्म हो गया। इसी को आपको अपने शब्दों में लिख देना है। अब है अपना सूचना प्रसंस्करण मॉडल के अनुसार सीखने की प्रक्रिया। इसमें क्या होता है कि इसमें अपने हमारे पूरे व्यवहार के ऊपर में, ठीक, इसमें 3 चीज आता है। जैसे कि आपका पूरा जो स्मृति है, यानी कि आपका जो मेमोरी है, तो मेमोरी के ऊपर में एक अपना मेमोरी क्या होता है, जैसे कि मान के चलिए कि आपने अपने बचपन में जितने सारे खेल को खेला, जितने आपके मित्र थे, क्या आपको अभी तक याद है? तो आपको अभी तक याद नहीं होंगे। तो इसमें क्या होता है कि एक क्षण भर का होता है, जैसे कि हम बचपन में खेले या फिर किसी से हम अचानक से मिले, उससे हम बातचीत किया और उसको आगे बढ़ गया, तो उस वो मेमोरी जो हो गई अपना क्षण भर का मेमोरी हो गया। उसके बाद अपना आता है अल्पकालिक, यानी कि थोड़ा टाइम के लिए रुकता है, और फिर आता है अपना दीर्घकालिक, जो थोड़ा लॉन्ग समय के लिए हमारे मेमोरी में रुका होता है। तो यहाँ से हमको एक चीज समझ में आता है कि जिस कार्य को हम लोग रेगुलर करते हैं, प्रतिदिन करते हैं, वो कार्य हमारे मेमोरी में क्या होता है, सेट होता है। वो हमारे मेमोरी में काफी लॉन्ग टाइम तक टिका होता है। ठीक, और जिस काम को हम लोगों ने एक बार किया, जैसे कि आपने फर्स्ट ईयर में F1 में F2 में जो पढ़ा होगा, सो अभी आपके मेमोरी में टिका हुआ नहीं होगा। ठीक, थोड़ा बहुत आप जैसे ही उसके बार पढ़िएगा, रिकॉल कीजिएगा, तो फिर आपको सारा बात आपको याद आने लगेगा। तो वो आपका क्या हो गया, अल्पकालिक हो गया। और अभी आप S2 पढ़ रहे हैं, इसको आप रेगुलर पढ़िएगा एग्जाम के टाइम तक, तो ये आपके माइंड में, आपके मेमोरी में टिका हुआ रहेगा, रुका हुआ रहेगा। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया दीर्घकालिक। ठीक, और जो बस क्षण भर के लिए हो, क्षणिक स्मृति जिसको हम लोग बोलते हैं, बस सामने रोड पे मिले, हाय हेलो हुआ, बाद में आपको बंदा ने फोन किया, अरे भाई तुम कहाँ था उस दिन, तुमको हम पार्टी के लिए बोले हुए थे, और आपसे बस वो रास्ते में ही मिला और आपको रास्ते में ही बोल दिया, तो आपके माइंड में रहा भी हो या नहीं भी रहा, तो वो क्षणिक हो गया। ठीक, किसी का हम लोग नाम पूछते, जैसे कि मान लीजिए कि मेरे साथ में हजारों बच्चे जुड़े हुए हैं, अब मुझे सारे लोगों का तो नाम याद नहीं है, पर बाई फेस मुझे याद होता है कि अच्छा मैं इससे कहीं ना कहीं बात किया हूं, पर उनका नाम याद रखना ये तो मेरे लिए संभव नहीं है। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे मेरी कंटिन्यू बात होती है, तो उनका नाम मुझे क्या होता है, याद होता है। तो ऐसा कुछ जो आपके मेमोरी में टिक जाए, रुक जाए, वो अपना क्या हो गया, दीर्घकालिक हो गया। जो कम समय के लिए हो सो अल्पकालिक हो गया,
और जो बस क्षण भर के लिए वो अपना क्या हो गया, क्षणिक हो गया। क्लियर है यहाँ तक कहानी? चलिए अपना इकाई 4, बच्चों के विकास एवं सीखने में समाज की भूमिका। अब देखिए अपना जो समाज होता है, अपना समुदाय होता है, वो कहीं ना कहीं हमारे पूरे सर्वांगीण विकास में उसका काफी ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसमें क्या है अपना पहला पॉइंट, सीखने और समाज में अंतर संबंध, यानी कि जो चीज हम लोग सीखते हैं और समाज, उसके बीच में क्या पारस्परिक संबंध है। तो देखिए एक बात आप बताइए, अभी आप डिलेट कर रहे हैं, ठीक, आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए होंगे, उसके बाद अपना सीटेट का एग्जाम देंगे, टीचर बनेंगे। तो आपका जो समाज है, समाज कभी कभी प्रोत्साहित भी करता है तो कभी कभी निंदा भी करता है, और प्रोत्साहित कर रहा है तो फिर आप आगे बढ़ रहे हैं, और बहुत जगह निंदा भी होता है। जैसे कि मान के चलिए कि हमारा जो एज क्राइटेरिया है, इस एज में अगर हम लोग बेरोजगार हैं तो मैक्सिमम लोग क्या पूछते हैं, और भाई क्या हो रहा है आजकल, क्या कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो कमेंट भी करते हैं। तो उस कमेंट को आप निगेटिव में ले रहे हैं कि पॉजिटिव में ले रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो समाज का कार्य क्या है, समाज तो जैसे सबको बोल रहा है वैसे आपको भी बोल रहा है। वो समाज मान लीजिए कोई चचा है वो आपको टोके, उनके बेटा को कोई और चचा टोक रहा होगा, उसके बेटा को कोई और चचा टोक रहा होगा, तो इस समाज में परस्पर चलते हुए आ रहा है। तो निंदा भी समाज में होता है, फिर आप अच्छा जॉब लीजिएगा तो वही समाज क्या बोलेगा, आपका प्रोत्साहन भी, आपको आपका नाम भी लेगा। अगर मान लीजिए कि आज आप बेरोजगार हैं तो आपको लोग बोलेगा अरे ये तो कुछ काम का नहीं है, और कल अगर आपको नौकरी प्राप्त होता है तो वही समाज बोलेगा अरे ये बच्चा जो है सो काफी मेहनती है, इसको हम देखते थे, अरे ये तो बहुत पढ़ता था। अगर आप लाख मेहनत कर रहे हैं और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो वही समाज फिर से बोलेगा एक से क्या होने वाला है, खाली किताब लेता है चला जाता है मार्केट में घूमने फिरने, इससे कुछ नहीं होने वाला है। तो समाज आपका पॉजिटिव और निगेटिव दोनों बात को करता है। क्लियर है? पहला पॉइंट अपना क्लियर हो गया। तो अपना नेक्स्ट पॉइंट क्या था, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, जिसको किसने दिया था, बेंडूरा ने दिया था। तो देखिए बेंडूरा साहब ने क्या किया अपने प्रयोग में, एक बेबी डॉल को लिए, क्या लिए, एक बेबी डॉल को लिए, ठीक। अब इसको क्या किए कि इससे रिलेटेड उन्होंने एक मूवी दिखाया, क्या दिखाया, एक मूवी दिखाया, और वो मूवी 3 बच्चों को उन्होंने दिखाया। जो फर्स्ट बच्चा मूवी देख रहा था उसमें उसने देखा कि जो व्यक्ति मूवी में है सो डॉल के साथ में क्या कर रहा है, प्रेम कर रहा है, स्नेह कर रहा है, उसके साथ में एक अच्छा व्यवहार कर रहा है, ठीक। और जो सेकेंड वाला मूवी था उसमें जो व्यक्ति था वो डॉल के साथ में क्या, आक्रामक व्यवहार कर रहा था, और थर्ड वाले में नॉर्मल कुछ नहीं दिखाया, ऐसे ही बस बैठे हुए थे। तो जब इस प्रयोग का निष्कर्ष सामने में निकल कर आया तो बेंडूरा साहब ने देखा कि जो पहला बच्चा था जिसने देखा था कि डॉल के साथ में प्रेम कर रहा है व्यक्ति, जब उसके पास में डॉल गया तो बच्चा भी क्या, उस डॉल के साथ में प्रेम करना शुरू कर दिया, ठीक। उसके जो अपना सेकेंड बच्चा था जिसने देखा था आक्रामक व्यवहार करना, जैसे ही उसको डॉल मिला तो वो डॉल का बाल को उखाड़ने लगा, डॉल को पीटने लगा। और जो थर्ड बच्चा था जो नॉर्मल था, जिसने कुछ नहीं देखा था, वो बस डॉल को लिया, कभी प्रेम भी कर रहा है, कभी स्नेह भी दिखा रहा है, कभी मार भी रहा है, मतलब नॉर्मल बच्चों की तरह। तो ये सारे थ्योरी से सामने से निष्कर्ष निकल क्या आता है कि इनका कहना है कि बच्चे मॉडलिंग यानी कि अनुकरण के द्वारा, कि जैसे कि किसी को हम देख रहे हैं, इसको अगर आप लोग अपनी लैंग्वेज में लीजिएगा तो मान के चलिए कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में किसी को देखिए कि वो कहीं ना कहीं प्रेम के जाल में फंसा हुआ है, ठीक। तो आपको मन करेगा, आपको भी मन किया बात करने का, प्यार करने का, कोई बंदा है या कोई बंदी, किसी भी तरह कोई भी माहौल है, तो आपने अपने दोस्तों को देखा कि वो ऐसा काम कर रहा है, तो फिर आपकी भी इच्छा होगी कि आपको करना है। पर उसका क्या सकारात्मक पहलू है और क्या नकारात्मक पहलू है, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, आपके ऊपर। तो इनके थ्योरी का यही निष्कर्ष था, यही कंक्लूजन था कि बच्चा जो समाज में रह रहा है और वो जो चीज देखेगा, जो चीज समझेगा, उसके अनुरूप ही वो अपना क्या करेगा, व्यवहार करेगा, उसी के अनुसार उसका क्या होगा, अपना पूरी प्रतिक्रिया होगी। आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, उसके लिए आपने टॉफी लाया और बड़े बच्चे के लिए नहीं लाया, तो बच्चा को क्या लगा कि उसको बस बात है टॉफी का, पर बड़े को नहीं मिला, छोटे को मिला, तो उससे क्या होगा, उसका जो स्नेह है आपके प्रति सो कम हो जाएगा। तो दूसरे को देखकर, एक बच्चे को और दूसरे बच्चे से देखकर जो अपना सीख रहे हैं वही क्या कहलाता है, अपना सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडलिंग के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपका क्लियर होगा डॉल की थ्योरी के अनुसार। इसको अगर आपको लिखना होगा तो ये आपके नोट्स में जो आपको दूंगा 28 फरवरी तक, इसमें सारा कुछ आपका अवेलेबल होगा। क्लियर है? अपना अगला टॉपिक है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। देखिए वाइगोस्की का बात जब भी आएगा तो आपके जीन पियाजे के साथ में ये सारे टॉपिक आपके सीटेट के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीटेट में आपका 5 से 6 नंबर यानी कि फिक्स है, 6 नंबर तक आप जीन पियाजे, वाइगोस्की, बेंडूरा, यहाँ से आपका फिक्स है। तो वाइगोस्की साहब ने क्या किया था, उन्होंने कहा था कि बच्चा क्या है, सामाजिक प्राणी है। बच्चा क्या है, सामाजिक प्राणी है।
बच्चा अपने समाज में ही रहकर सब कुछ सीखता है। और जीन पियाजे जो है सो उनके एकदम अपोजिट थे। उनका कहना था कि बच्चा का जैसे से उम्र बढ़ेगा उससे वो अपना काम करेगा, सीखने का काम करेगा। वाइगोत्स्की ने पूरे तरीके से समाज के ऊपर फोकस किया। वाइगोत्स्की साहब ने कहा कि बच्चा अपने समाज के बीच में रहता है, समाज के अंदर में सीखता है और समाज के अनुरूप अपने अंदर सब कुछ को ढालता है। तो ये था अपना वाइगोत्स्की का सिद्धांत। इसके अंदर में कुछ ज्यादा नहीं है। इसमें आपका एक उदाहरण देने के लिए आप दे सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि आप बचपन में साइकिल सीख रहे थे, ठीक, और जब आप साइकिल चला रहे थे तो आपके पापा पीछे से साइकिल को पकड़े हुए थे, एक सहारा दे रहे थे, पर आपके अंदर सीखने की एबिलिटी थी और आपके पापा ने आपको पीछे से पकड़ रखा था। तो जैसे से आप साइकिल चला रहे हैं और आपको अंदर से आपका क्या डर भय खत्म हो गया कि पापा पीछे से पकड़े हुए हैं, पर जैसे ही आपके पापा ने देखा कि अब मेरा बेटा क्या है, पेडल मारना शुरू कर दिया, तो धीरे से अपना हाथ हटा लिया और आप साइकिल चलाना सीख लिए। तो उसी वही क्या हो गया कि आप सीख सकते थे, आप अपने विकास के दायरे में थे, पर आप थोड़ा सा पीछे थे, तो आपके पापा ने वहां पे आपको सहारा दिया और आप साइकिल चलाना सीख गए। तो ये कहां से हो रहा है, अपना सामाजिक से ही हो रहा है। ये किसका सिद्धांत है, वाइगोत्स्की का सिद्धांत है। क्लियर है। चलिए और अपना नेक्स्ट टॉपिक है इकाई 5, आपका ये लास्ट टॉपिक है। इसमें पढ़ना है सीखने को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि आपके अधिगम प्रक्रिया में जो प्रभावित करते हैं वो कौन कौन से कारक है। इसमें पहला नंबर 1 क्या है, सीखने के न्यूरोदैनिक आधार यानी कि न्यूरो फिजियोलॉजिकल। ये देखिए इसका कंसेप्ट आपके एग्जाम में ज्यादा आएगा नहीं, पर आपके पॉइंट में और आपके सिलेबस में पढ़ना है तो आप इसको समझिए। जो अपना ये पूरा माइंड है, मस्तिष्क है, इसके पास में 3 पार्ट होते हैं, यही 3 पार्ट आपको पढ़ना है। इसमें 3 पार्ट होता है। पहला होता है अपना पस यानी कि पीछे का पार्ट, दूसरा होता है अपना मध्य मतलब कि बीच का, और तीसरा होता है अग्र यानी कि आगे का। तो इस तीनों पार्ट का क्या है, अपना कुछ न कुछ काम होता है और तीनों क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं। और कोई भी किसी भी पार्ट में अगर प्रॉब्लम है तो फिर आप 100% नॉर्मल नहीं होइएगा, आप 100% सामान्य बच्चों की तरह नहीं रहिएगा। इसमें पहला जो पस पार्ट है इसका काम क्या होता है, जो अपना पीछे का देखते हुए बचपन में आपको लोग बोलता होगा अरे बच्चा को पीछे से माथे पे मत मारो, ऐसा आप सुनते होइएगा। और आपको भी लोग मना किया अरे पीछे से मत मारो, जहां मारना है मारो, पर खोपड़ी पे यानी कि पीछे में यहाँ पे मत मारो, क्योंकि ये काफी ज्यादा सेंसिटिव पार्ट होता है। जैसे यहाँ पे हम लोग का हंसने का काम हो गया, हम लोग हंस रहे हैं, कोई क्रिया कर रहे हैं, हमारी हाथ चल रही है, पैर चल रही है, सारा क्रिया क्या है, अपना पस मस्तिष्क का ही भाग होता है। हम लोग सांस ले रहे हैं, ये सारा पार्ट अपना क्या है, इसी के अंदर में आता है। उसका अपना आ गया मध्य। मध्य करने का मतलब हो गया कि पस और आगे यानी कि पीछे और आगे के जो बीच में का ब्रिज का काम करता है, जोड़ने का काम करता है, वो अपना मध्य मस्तिष्क करता है। वो दोनों के बीच में एक ब्रिज का काम करता है, एक पोल का काम करता है। और तीसरा पार्ट है अपना अग्र। इसका काम क्या है कि हमारे संज्ञान यानी जो अपना ये आगे का पार्ट हो गया, ये संज्ञान यानी कि हमारी बौद्धिक क्षमता, उसका संवेग यानी कि हमारी इमोशंस, दोनों को कंट्रोल करता है। आपका पीछे का भाग आपको हंसने के लिए बोल रहा है, पर आपको कब हंसना है, कैसे हंसना है, खिलखिला कर हंसना है कि रामदेव बाबा की तरह जो हम लोग हंसी का योगा करते हैं उस प्रकार से हंसना है, वो डिपेंड करता है आपके आगे वाले मस्तिष्क पे। वो आपको बताता है कि अभी आपको स्माइल करना है, साथ में आपकी कौन बैठी है उसके अनुसार आपको किस तरह से प्रतिक्रिया करना है। वो सारे इमोशंस को कंट्रोल करके जो आप सामने से कंक्लूजन निकालते हैं वो आपका क्या कहलाया, अर्ध मस्तिष्क कहलाया। इसके अलावा आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। अगर बुक में बैठिएगा तो 10-15 पेज का ये पूरा थ्योरी है, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। बाद में मैंने इसको नोट्स में भी नहीं डाला है क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर है। अब है अपना सीखने में अभिप्रेरणा व अवधान। अभिप्रेरणा करने का मतलब हो गया मोटिवेशन। अब देखिए मोटिवेशन क्या होता है आपको समझाने की ज्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि मोटिवेशन क्या होता है। और अभिप्रेरणा और अवधान यानी कि मोटिवेशन, अवधान का मतलब हो गया अटेंशन, कि किसी भी चीज को, जैसे कि अभी आप वीडियो देख रहे हैं मेरा, अगर आप प्रेम से सुन रहे हैं, आराम से सामान्य बैठकर आप पूरा धैर्य पूर्वक मेरी बातों को सुन रहे हैं तो आपको समझ में आएगा। अब आप मेरा वीडियो चला दिए और साथ में लैपटॉप पे कुछ और काम कर रहे हैं तो आपका ध्यान नहीं है, आपका अवधान नहीं है, आपका अटेंशन नहीं है, तो फिर मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या आपको समझा रहा हूँ, आपको समझ में नहीं आएगा। तो मोटिवेशन क्या होता है, अपना 2 टाइप का होता है। मोटिवेशन अपना 2 टाइप का होता है, एक होता है अपना बाह्य और एक होता है अपना आंतरिक। बाह्य करने का मतलब हो गया कि आप किसी बच्चे को बोलिएगा कि बउआ जाओ दुकान पर एक सामान लेकर आओ, तुम अपने लिए चॉकलेट ले लेना, तो आप उसको क्या कि एक मोटिवेशन दिए, वो सामान लाने जाएगा तो आप उसके बदले में उसको क्या दीजिएगा, चॉकलेट दीजिएगा, तो वो चॉकलेट के लोभ में आपका सामान लाने चल गया। और एक दूसरा बच्चा है जिसको बड़ा भाई बोला बाबू ये सामान ला दो, तो वो अपने संस्कार, अपने इज्जत, अपने प्रेम के अनुसार, अपने अंदर के मोटिवेशन के अनुसार आपका काम कर दिया। तो यही अपना बाह्य और आंतरिक होता है। आंतरिक आपका जो मोटिवेशन है काफी ज्यादा उपयोगी होता है।
अगर मान लीजिए आप एग्जाम दे रहे हैं, आपको सीटेट का एग्जाम देना है, ठीक, और आपके अंदर में आंतरिक मोटिवेशन नहीं है, आपके अंदर से जुनून नहीं है, आग नहीं है, आप एग्जाम को पास करने में आपकी कोई चाहत ही नहीं है, बस ऐसे ही एवे ही आप पढ़ते जा रहे हैं, कोई आपका मतलब ही नहीं है, आप कोचिंग जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, आप कोचिंग के बदला पार्क में जाकर बैठ जा रहे हैं, ये सब क्या है, आप उस चीज के ऊपर आपकी चाहत नहीं है, मतलब कि आपका आंतरिक मोटिवेशन नहीं है, तो आपका पेपर निकलेगा नहीं निकलेगा। जिस दिन आपका आंतरिक मोटिवेशन आ जाएगा तो आपका पेपर निकल जाएगा। इसी को अगर बाह्य में हम लोग जोड़ेंगे तो क्या होगा कि अगर कोई बच्चा सीटेट निकाल लेगा तो उसको क्या मिलेगा, 5 लाख रुपए मिलेंगे। तो इस पैसे के लिए अगर आप सीटेट निकाल लेते, तो आपका क्या हो गया, बाह्य मोटिवेशन हो गया कि अगर आप सीटेट का एग्जाम पास कर गए तो आपको 5 लाख रुपया मिलेगा। पर यहाँ पे आंतरिक क्या होगा कि अगर आप सीटेट का एग्जाम पास कीजिएगा, उसके बाद टीचर बनिएगा, फिर आपका लाइफ अच्छा होगा, ये आपका क्या होगा, ये आपके इंटरनल पार्ट से आएंगे, ये आपके आंतरिक अभिप्रेरणा होगी। क्लियर है। अब है अपना अवधान। अवधान कहने का मतलब हो गया आपका अटेंशन। जैसे कि अभी आप वीडियो देख रहे हैं, इसको आप आराम से सुन रहे हैं तो आपको समझ में आएगा, इसको आप आराम से नहीं सुनिएगा आपको समझ में नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल आप प्राइमरी स्कूल के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक, आप क्लास में गए बच्चों को पढ़ाने, अब बच्चा क्या है, काफी ज्यादा शोरगुल कर रहा है, आपकी बात को सुन नहीं रहा है, बच्चा आपके ऊपर अटेंशन नहीं दे रहा है, तो उस स्थिति में क्या आपकी बात को बच्चा समझ पाएगा, नहीं समझ पाएगा। तो अटेंशन क्या है कि हमारा जब इसको हम लोग अपने शैक्षिक निहितार्थ के साथ में जोड़ेंगे, यानी कि इसका जो उपयोगी है टीचिंग सेक्टर में इसका क्या उपयोगी है, इसके ऊपर जोड़ेंगे, जो आपको एग्जाम में लिखना होगा, तो आप लोग इसको प्राइमरी सेक्शन पे जोड़ के बताइए, क्योंकि ओवरऑल ये सारा बात है, तो सारा आपका 1 to 5 में बच्चों को कैसे पढ़ाना है उसके ऊपर भी पूरा फोकस हो रहा है। तो अवधान करने का मतलब हो गया कि आप क्लास में जाइएगा, किसी बच्चे को कुछ समझाना है, और जब तक आपका बच्चा आपके साथ में कनेक्ट नहीं होगा, आपके ऊपर ध्यान नहीं देगा, तो क्या बच्चा को बात समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा। तो ये अपना हो गया अवधान, अटेंशन। क्लियर है। अब है अपना सीखने सिखाने में स्मृति। स्मृति करने का मतलब हो गया हमारा मेमोरी। अब मेमोरी मैंने आपको पहले ही बताया था सूचना प्रसंस्करण में कि मेमोरी अपना क्या होता है कि जैसे कि आप अभी वीडियो देख रहे हैं, ठीक, इस वीडियो को आपने एक बार देखा तो आपको थोड़ा सा याद होगा, मतलब किसी भी चीज को जब हम अपने माइंड में रखते हैं और कभी समय पड़ने पर उसको रिकॉल करते हैं और फिर से वो याद आ जाता है, वही हमारा क्या है, मेमोरी है। अभी आप मुझे जान रहे हैं, मेरा नाम गौरव है, आपने वीडियो देखा कि अच्छा गौरव कोई लड़का है सो यूट्यूब पे वीडियो बनाता है, तो आपके सामने जैसे ही मैं आ जाऊंगा, बाई चांस आपसे मैं मार्केट में मिल गया, तो आपको याद आएगा अच्छा यही बंदा है जो वीडियो बनाता है। तो क्या है, आपकी मेमोरी का ही पार्ट है, जिसको जिन पे क्या बोलते हैं, स्कीमा बोलते हैं, वो आपके स्कीमा का पार्ट है। तो यही अपना क्या हो गया, स्मृति हो गया। इसको आप अपने पढ़ाई में कैसे जोड़ते हैं, प्राइमरी सेक्शन में कैसे जोड़ते हैं, किसी बच्चा आपको सिखा रहे हैं आप, ठीक, अब उसको आप सिंपल जैसे कि ये पूरा टॉपिक है, कितना फास्ट टॉपिक है ये आपको भी पता है, अब इसको मैं पूरा पॉइंट टू पॉइंट किताब के अनुसार आपको पढ़ दूं तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसको मैंने एक कहानी बनाया, कुछ एग्जाम्पल आपके डेली लाइफ से उठाया, फिर आपको समझाया, तो वो क्या हुआ, आपसे कनेक्ट हो गया, आपके मेमोरी में जाके कनेक्ट हुआ, तो कहीं ना कहीं आपके स्कीमा का वो एक पार्ट बन गया, ठीक, जिसको हम लोग अपने माइंड में रखते हैं और समय पड़ने पे रिकॉल करते हैं। तो ज्यादा कुछ है नहीं स्मृति में, यही अपना पूरा कंक्लूजन था। इसके बाद लास्ट में फिर से आपको बताऊंगा कि जो आपका नोट्स का काम है सो आपका 28 फरवरी तक आ जाना चाहिए, या फिर मार्च फर्स्ट वीक में आपका आ जाएगा। उसके बाद एक बात और है कि जिनका भी, मैंने आपको पहले भी कहा था कि कुछ सरप्राइज दूंगा, तो जो सीटेट का तैयारी कर रहे हैं और कल इसका आंसर की आ गया है, तो जिनका भी अभी नहीं हुआ है, कुछ नंबर छूट गया, बहुत लोगों का कहना है कि सर मेरा मैथ जो है सो वीक है, तो मैथ के लिए मैं क्या करूंगा कि जो मेरा एक और चैनल है टीच एक्स्ट्रा के नाम से, वहां पे मैं पूरा मैथ का पार्टिकुलर ऐसा सीरीज बनाने जा रहा हूं जिससे आपका सीटेट, केवीएस, एनबीएस, DSSB ये सारा पार्ट आपका क्लियर होगा। बस एक जगह आपको मैथ पढ़ना है और फिर आपको कहीं कुछ नहीं सोचना है। अगर आपको मैथ में कुछ भी नहीं आता है, 2+2 क्या होता है ये भी नहीं आता है, फिर भी मैं आपको सिखाऊंगा और मैथ में आपका 30 में कम से कम 20 नंबर आएगा। मेरा रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला, मैं आपके साथ में शेयर भी करूंगा कि कैसे किस प्रकार से करना है ताकि हमारा सारा एग्जाम ये निकले, और साथ में मिले रहिए ताकि हमारा और आपका क्या हो, सर्वांगीण विकास हो। अगर वीडियो सही लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और लास्टली मैं यही कहना चाहूंगा कि बेल आइकन पर अवश्य क्लिक करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।